हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। आप जैसे मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे क्या, जैसे मेरे साथ डॉक्टर सर्वोत्तम सिंघानिया बैठे हैं 2017 बैच के। तो मैं जैसे इनसे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि एमबीबीएस में कैसे एडमिशन लेना है, पीएमसीएच में कैसे हॉस्टल अलाउड करवाना है, सारा चीज़ किस तरह इको फ्रेंडली पीएमसीएच कैंपस है। तो मैं सारा चीज़ इनके बारे में पूछ चुका हूँ, और ये डॉक्टर के बाद आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और बट इस वीडियो में मैं इनसे बात करने वाला हूँ कि नीट प्रिपरेशन कैसे किया जाए, और इन्होंने कैसे अपना 605 मार्क्स अचीव किए थे अपने नीट एग्ज़ाम में। तो हेलो सर्वोत्तम जी। हाय गाइस। आपने आपने कहाँ से तैयारी किया था? मैं पटना ही में तैयारी किया था। पटना। हाँ। जैसे पटना इनका होम टाउन है, तो ये इन्होंने पटना से ही किया था तैयारी। जैसे कि आप ये बताइए कि आपने स्कूलिंग किया था कि नॉन स्कूलिंग किया था? नहीं, मैं नॉन स्कूलिंग था, मैं नॉन कॉलेज स्कूलिंग था। हाँ। तो नॉन स्कूलिंग किए थे तो दिन भर आप कोचिंग में ही रहते होंगे? जी, जितना 6 घंटे क्लास रहते तो 6 घंटा में कोचिंग रहता था, बाकी घर पे सेल्फ स्टडी। घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। तो जैसे आप मेरा नीट का कैसे डॉक्टर बने, तो नीट के बारे में भी मैं बताया हूँ कि नीट क्या है। और मैं इनसे इस वीडियो में नीट के बारे में नहीं जिक्र करूँगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हो तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं इनसे सिर्फ ये बात करूँगा कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयारी किए थे आप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप कैसे तैयारी किए थे? कोचिंग में पढ़ाई होती थी तो कोचिंग से ही, और सेल्फ स्टडी के लिए मैं तो बोलता हूँ कि फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको जितने आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस आप रूम पे कितने आवर्स, कितने मॉड्यूल्स, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना पाते हैं, फिजिक्स का सिंपल फंडा है। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही फंडा है, फिजिक्स वाला ही। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, क्योंकि उसमें रिवीजन करनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक में भी आपको कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा हमको आप भूल सकते हो उसमें, तो उसमें आपको रिवीजन भी करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने ही करने हैं। जैसे हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि बायोलॉजी सबको लगता है कि आसान है, कर लेंगे, आसान है, कर लेंगे। लेकिन ये सबका सोच गलत रहता है कि पढ़ के इतना तुरंत कर लेंगे, लेकिन उतना बायोलॉजी का सब कर नहीं पाता। तो बहुत बच्चे बायोलॉजी में भी नंबर नहीं ला पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट। तो बायोलॉजी कैसे उतना याद करके एकदम कंफर्ट रह जैसे आपने बताया ना, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ। मेरे बायो ही सबसे ज्यादा वीक था, मेरे को बायो में ही मार्क्स एकदम कम आते थे। तो बायो का सिंपल है, मेरे सर लोग बताया, जो पढ़ाते थे वो तो पढ़ता ही था, जो नोट्स बनवाए वो नोट्स करता था। लेकिन उसके साथ साथ एनसीईआरटी, अदर देन कुछ नहीं। एनसीईआरटी को एकदम आपको टू द पॉइंट, टिप ऑफ टंग एकदम आपको रट जाना है। मेनली एनसीईआरटी, अब तो और क्वेश्चंस इजी आने लगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है। उसमें आपको पूरा रिवीजन होना चाहिए, एनसीईआरटी पे पकड़ होनी चाहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अच्छा, जैसे बहुत बच्चे को ये रहती है बायोलॉजी लेके कि पिछला मतलब नया पढ़ते हैं तो ठीक है, अब फिर पुराना चैप्टर भूल जाते हैं, कि पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। तो फिर वो कैसे मैनेज करें वो रिविजन? हाँ, रिविजन्स आप कितने ज्यादा बार आप रिविजन्स कर पाते हैं। जैसे आप आगे की ओर बढ़े तो आपको पीछे का भी, जैसे आप 12th में चले गए, 12th का आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको 11th का चैप्टर 2, चैप्टर 3 या कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो आप बार बार भूलते रहेंगे। पूरा किंगडम सिस्टम ही था, वो सब आप भूलते रहेंगे, उसमें ज्यादा है, तो उसको आप ज्यादा रिवीजन कीजिए। जैसे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट में 11th में आप कम भी रिवीजन कीजिएगा, आपको देखना होगा आपका क्या स्ट्रांग है और कहाँ आप वीक कर रहे हैं। नहीं तो बहुत बच्चा का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उधर फिर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ना है 12th का, और फिर इधर ये भी पढ़ना है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? आपको बनना भी तो डॉक्टर है ना, तो मैनेज नहीं कीजिएगा तो कैसे? आपको आगे का भी पढ़ना है और आपको पीछे का भी रिवीजन करना है, मतलब पीछे का छूटे नहीं आपको। फाइनल कंक्लूजन है क्या इसमें, फुल टू कितना घंटा पढ़ना है ये बताइए? डिपेंड करता है, आप दो तरह से स्टडी होता है, एक स्मार्ट स्टडी, एक हार्ड स्टडी। तो मैं तो बोलता हूँ स्मार्ट स्टडी कीजिए, आप कम टाइम में पढ़िए, आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। जो मैं टाइम दे रहा हूँ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, मोबाइल साइड में रख दीजिए, उसके बाद पढ़िए। डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज है, आप कितना आवर्स देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पूरा 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप माइंड सेट नहीं कर रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं। कुछ होते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ लिए, उसी में अपना हो गया। मेनली होता है कि जो क्लास में जब पढ़ाया जाए उस पर आप कॉन्सेंट्रेट। हम एवरेज स्टूडेंट के बारे में बताएंगे, एक एवरेज स्टूडेंट कितना देर पढ़ ले? 8 से 10 घंटा।
8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटा आपको लास्ट टाइम में तो 10 घंटा मिनिमम आपको रिवीजन भी करना है, आपका एग्जाम भी आने वाला है 2 महीने में, लास्ट के टाइम में आपको 10 घंटा मिनिमम करना पड़ता है। मैं भी किया था लास्ट में। और फिजिक्स कैसे मेंटेन किए थे क्या, कि फिजिक्स में फिजिक्स कितना टफ लगता? मेरा फिजिक्स काफी अच्छा था, तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं होती थी फिजिक्स में। तो मैं फिजिक्स में नहीं पढ़ता था, मान के चलिए कि मैं कॉपी या नोट्स या बुक से नहीं पढ़ता था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से सिर्फ करता था। तो मेरे को कॉन्सेप्ट याद रहती थी। तो मैं जैसे कि आज मैं 12th का बना रहा हूँ, या टेस्ट में आने वाले 11th के, तो मैं 11th का जो चैप्टर आने वाले हैं उस चैप्टर का मैं रिवीजन कर लेता था। रिवीजन में फिजिक्स का क्वेश्चन बना करता था। अगर कहीं पर डाउट हुआ या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तब मैं अपना नोट्स पलटता था, उसमें मैं देखता था कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया जिस कारण से ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ नोट्स पलटने के बाद, तो मैं अपने टीचर से, जो टीचर उनसे मैं पूछूंगा, डाउट क्लियर करूंगा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही थी। अच्छा, नहीं बहुत को होता ना कि प्रॉब्लम फेस होता था क्या, जैसे देखिए जैसे हमने भी तैयारी किया था तो हम दोनों साथ बैचमेट ही थे, लेकिन क्या थे कि ये स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, तो ये निकल गए और हम रह गए। तो बात ये होती है ना कि जैसे मॉड्यूल था तो उसमें क्वेश्चंस थे, क्या टीचर एक करके दिए तो क्या एक उससे हो जाता था, बन जाता था एक सेम क्वेश्चन जो फिर टीचर करवाते थे, फिर उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाते थे, फिर तीसरे में क्वेश्चन चेंज हो जाते थे, अलग अलग। तो इतना कैसे वो कैसे ढाले? नहीं, तो इसमें ये करना होता है, जैसे टीचर्स तो आपको कॉन्सेप्ट दे दिए जी, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए क्लासरूम में जी, उसके बाद आपको रूम में जो होमवर्क दिए उसमें आप बनाइए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उस तरह से आप 10 बनाइए। 10 बनाने के बाद चेक कीजिए आपसे कितने सॉल्व हुए हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए उसको आप नोट से पलटिए कि मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा है, या आपका बैचमेट है, या अगले दिन फिर आप जाइए सर से, जैसे सर 3 नंबर क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कहाँ पर दिक्कत, आप दिक्कत बताइए, सर आपको सॉल्व करके बता देंगे जी। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनसे 10 का 10 भी नहीं सॉल्व होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप घबरा जाइए, पैनिक हो जाइए कि नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं, पापा फोन को लगा दिए, मम्मी को फोन लगा दिए कि नहीं हो रहा है, हम कैसे करेंगे। मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत तरह का डिप्रेशन में बच्चे जाने लगता है। तो देखो गाइस, पैनिक नहीं होना है। आप क्या करो, वही 10 क्वेश्चन जाओ और टीचर्स के पास फिर से दोबारा पूछो। नहीं तो क्या, टीचर्स तो नहीं बताएंगे 10 क्वेश्चन, इतना तो ठीक है, और तुम शर्म के मारे से जाओगे भी नहीं टीचर्स के पास, कि थोड़ा सा लगेगा कि हेजिटेशन, क्या सर बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो इसके वजह से क्या करो, तुम पहले एक कोई बंदा को पकड़ो, इतना तो कर ही सकते हो क्या कि डॉक्टर बनने आया तो थोड़ा उसको खिला पिला के, जैसे उससे दोस्ती करना है उससे दोस्ती आगे बढ़ाओ, और दोस्ती बढ़ा के उसको बोलो भाई हमको बता दो। और ऐसे भी होता है कि तुम नहीं भी खिलाओ पिलाओगे तो वैसे भी तुम किसी से पढ़ाई के बारे में पूछोगे तो वो बता देंगे, लेकिन उस सर्कल में रहना पड़ेगा, उस सर्कल में बैठना पड़ेगा तुम्हें, टॉपर्स और इंटेलिजेंट बंदे के बीच में। अब तुम सोचोगे किसी के सुट्टा मार रहा है उसके बीच में बैठ के ये सब कर लेंगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो उसके बगल में बैठिए, आप 10 का 10 पूछिए, तो हो सकता है क्या। एकदम आप अपने दोस्त से डिस्कस करिए, सर भाई मेरे से 1 नंबर में नहीं हो रहा है, 1 नंबर बताएगा, फिर 2 नंबर में आप डायरेक्ट उससे सॉल्व मत करवाइए। आपको जो दिक्कत हो रही है अपने दोस्त को तो कम से बताइए कि मेरे से इस स्टेप के बाद मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या इस क्वेश्चन का क्या मतलब है ये नहीं समझ में आ रहा है, या इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। आप उससे जहां आपको डाउट है वो चीज पूछिए, ये नहीं कि भाई मेरे को बना दो 10 का 10, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। आप उससे बोलिए कि मेरे से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपको बता देगा, आगे का बना सकते हैं। तो ये बात भी सही बोले। और ऊपर से क्या कि अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है कि यार फिर क्या दोस्त सोचेगा। भाई दोस्ती तो है, जब हम लोग वल्गर बात कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कुछ भी बोल देते हैं जो बोलना होता है। मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, लेकिन बोलते तो फिर हम लोग शर्माते क्यों हैं ये पूछने में। तो हम प्लीज गाइज आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी नहीं, आप कोई भी फील्ड के हो, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उससे हेजिटेट नहीं करना है कि हमको नई चीज आता है। यार हाँ एडिशन ही है, नहीं आ रहा है हमको, तो पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे भाई। जब हम उससे कुछ भी बात कर लेते हैं, सेक्स वैक्स कुछ भी बात कर लेते हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं जिक्र कर सकते उससे कि भाई नहीं आ रहा है, थोड़ा क्या होगा, वो भी क्या थोड़ा सा हंस लेगा, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। वैसे भी हम हंस लेता है हम लोग पे कि कभी ना कभी कुछ टांग खिंचाई, कुछ पॉलिटिक्स की बात चलते रहती है या कुछ चीज और की बात चलती रहती है, उसमें भी हम लोग को मतलब एक दूसरे में डिबेट हो जाता है, तो थोड़ा खींचा खींची हो जाता है मतलब बात का। तो इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपका बायोलॉजी पे भी हम बात कर चुके हैं, फिजिक्स पे भी बात कर चुके हैं कि ओनली प्रैक्टिस। और केमिस्ट्री कैसे किया जाए, फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को किस वे से देखते हैं और किस वे से करना चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स ही है एक तरह से, सेम प्रोसेस है उसका भी। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए। रही बात ऑर्गेनिक की, इसमें आपको नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे आपने बताया फिजिक्स के जैसा। तो क्या उसमें फार्मूला रट ले तो फिर हो जाएगा? नहीं, फार्मूला को आपको पुट भी तो करने आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सबसे बड़ी बात। फार्मूला तो दूसरी जगह, आपको कॉन्सेप्ट, कौन सा फार्मूले पे मेरे को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला तो आपको 10 एक चैप्टर में हो गए, तो कौन सा फार्मूले पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस फार्मूले से, तो वो कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस करके। वो आपको टीचर गाइड करेंगे कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला है, आपको कॉन्सेप्ट पहले बनानी चाहिए। पहले मतलब क्वेश्चन में पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ये नहीं कि ये देख लिए अब तो वही करने लगे, लेकिन वो नहीं करना आपको। आप तो जैसे कि ये सर्वोत्तम जी ने बताया कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट में क्या, आपको कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, एक एक लाइन को उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। क्या एकदम आपको क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है और आपको क्या पूछा जा रहा है, जी क्या दिया हुआ है उसको आप समझिए। टाइट्रेशन का क्वेश्चन है या थर्मल क्वेश्चन है, तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। जैसे शुरू में जब दिक्कत होती थी तो आप लिख लीजिए कि ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब इसके बाद देखिए आपको ये चीज दिया हुआ है और ये चीज पूछा जाए, तो अब आप फार्मूला पे जा सकते हैं कि ये चीज निकालेंगे कौन सा फार्मूला, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये जस्ट स्टार्टिंग का प्रोसेस होती है। और जैसे कि बोला जाता है कि मोल कॉन्सेप्ट सबसे, अगर वो चैप्टर नहीं आएगा तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा। बेसिक है, आपको एबीसीडी नहीं आता तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो जैसे आपने सुना कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, इट मस्ट है। जिस तरह फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूरी है, तो आपको वो हर जगह यूज आएगा। आप उसको 10 दिन लगा दो, भले आप उसमें जो पहला चैप्टर आता है फिजिकल क्वांटिटी वो ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हो तो आप स्पेशल क्लास ले लो, किसी से स्पेशल बुला लो, एक पिज्जा खिला दो और उससे 4 घंटा पढ़ लो भाई कि हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा सिखा दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह यूज आएगी आपको फिजिक्स में। तो और उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट कंपलसरी है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री की भी अब हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक के लिए आपको सर तो बताएंगे कोचिंग में कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि कैटलिस्ट कौन सा हम यूज करें। मेनली मेरे से जब नहीं सॉल्व होते थे तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, भाई मेरे से तो समझ में आ जाता है मैकेनिज्म वगैरह, लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठता हूँ तो आंसर नहीं आ पाता है, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरे को आइडिया दिया कि तुम कैटलिस्ट को याद करो, कौन से कैटलिस्ट पे किस तरह से रिएक्शन होता है। तो जब मैं कैटलिस्ट को नोटिस करता था, अच्छा ये हीट दिया हुआ है या किसी को बॉइल कर रहे हैं या क्या कैटलिस्ट दिया हुआ है, उससे हम पकड़ेंगे कि कैसा क्वेश्चन है, उसको कैटलिस्ट के अनुसार क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेसिक है कि ऑर्गेनिक को ऐसे सॉल्व कर सकते, कम टाइम में आप कैटलिस्ट देखिए और कंपाउंड से प्रोडक्ट बनाइए। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म वगैरह समझ में आ जाता है, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा ना, लेंथी प्रोसेस है। आप जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का शिफ्ट कराइए, बहुत सारी प्रोसेस होती है, उतना आपके पास टाइम नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने होते हैं, टाइम भी नीट का है ना, आईआईटी तो है नहीं कि पूरा टाइम है, तो आपको टाइम कम है। आप पूरा प्रोसेस अगर मैकेनिज्म देगा, सही है कि आप लास्ट में फाइनल रिजल्ट पहुंच जाए, आपका 2-3 मिनट 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। उससे बेटर है आप कैटलिस्ट को ध्यान में रखिए, रिविजन करते रहिए, किस कैटलिस्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आप डायरेक्ट 10 सेकंड में 1 मिनट में बना सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन के बारे में क्या बोलेंगे? ये अपने मेडिकल फील्ड में एक्सेप्शन बहुत आते हैं, हर जगह एक्सेप्शन है, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो पूरी तरह से एक्सेप्शन ही, फिजिकल में नहीं, इनऑर्गेनिक, हाँ सॉरी इनऑर्गेनिक में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन है। वो इनऑर्गेनिक जैसे क्या होता है कि बंदा कोटा फैक्ट्री में जैसे दिखाया भी है, क्या इनऑर्गेनिक क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ गया, लगता है कि चीर फाड़ देंगे क्वेश्चंस करने में, लेकिन जब यही बात आ जाती करने पे तो बहुत गलतियां होती। तो एक्सेप्शन कैसे वो याद रखेंगे? याद कीजिए, रिविजन्स बार बार नोट्स पलटिए, बार नोट्स पलटिए। आप भूल रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं, आप नोट्स पलटते रहिए हमेशा। मतलब शॉर्ट नोट्स, इनका सीधा कहना है कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप पूरा लिख लीजिए। अब वो पेज हमेशा रखिए, जब भी बनाए हाँ देख लिए। झूठ का भी वही सेम क्वेश्चन टिक करते रहिए, क्या दिक्कत है? आपको उस पर साइंटिस्ट तो बनना नहीं, आपको बनना है डॉक्टर, तो आपको सिलेक्शन लेना एनी हाउ, क्योंकि आपको वहां कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। एमबीबीएस में क्या जरूरत पड़ती है ये सारी चीज की, इनऑर्गेनिक की?
MBBS में काम नहीं है भाई ना, ये तो भीड़ छाटने, बस 15 लाख बच्चे बैठते हैं तो भीड़ छाटना उसे। और सीट तो टोटल सीट कितनी है बिहार में? अभी 1200-1300 के आसपास। सोचिए, बिहार में 1200-1300 सीट है, जबकि हमको लगता है 5 लाख बच्चा तो बिहार से ही हमारे बैठते होंगे। तो इतना टफ कंपटीशन है। 5 लाख बच्चे बैठते हैं और 1200-1300 के आसपास सीट है। मात्र 1200-1300 सीट है ये गवर्नमेंट कॉलेज में, जो हर गार्जियन एफर्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में तो गार्जियन एफर्ट नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के, ये तो कान खोल कर सुन लीजिए, जिनका पुश्तैनी है, कुछ बैकग्राउंड अच्छा, या मंत्री जी हैं, चचा विधायक है, तभी हो सकता है आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अच्छे मार्क्स चाहिए आपको। प्राइवेट कॉलेजेस में भी क्या आपको लो मार्क्स नीट में रहेगी तो नहीं होगी, आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो जाएगी, जिसकी जैसे कॉलेजेस 25 लाख पर एनम होती है फीस। DY पाटिल मुंबई नवीन में है, हाँ, तो वहां पे आपको 25 लाख पर एनम देना होगा। सोचिए, आप 25 लाख पर एनम ट्यूशन फीस दोगे तो हॉस्टल फीस क्या दोगे और आप क्या रहोगे। तो सोच लीजिए, आप इस हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो सर्वोत्तम जी, ये बताइए आपकी मतलब स्टार्टिंग से स्टडी देखिए, 10th में बच्चे कम सिलेबस रहते हैं, सारी चीज़ कम रहती है, कम कंपटीशन, कुछ पता ही नहीं रहता कि ये माया जाल में फंसना है बच्चा को। तो ये माया जाल में जब फंस जाते हैं बच्चे 11th में मेडिकल फील्ड में जाके, तो स्टार्टिंग में उतना बैठने का कैपेसिटी किसी का भी नहीं होता है। तो आपने अपना अंदर स्टार्टिंग में बैठने की कैपेसिटी कैसे डाले कि इतना घंटा स्टडी करना है, ये सब कहाँ से? शुरू में तो मेरा भी कम ही था, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा जैसे सिलेबस बढ़ते गया और कुछ महीने बाद फिर टेस्ट स्टार्ट हो गए। टेस्ट में मतलब आपका ग्रुप बन गए हैं, दोस्त लोग हैं, कोई आपसे अच्छा स्कोर कर रहा है, तो वहीं से कंपटीशन आपका स्टार्ट हो जाता है। बेसिक आपका क्लासरूम से ही टेस्ट स्टार्ट हो गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तब मेरे को भी लगता था यार मेरे 10 रैंक आए हैं, कॉलेज में 10वां पोजीशन, तो मेरे को 5 पे लाना है। 5 पे लाने के लिए क्या होता था कि ज़्यादा वर्ष बैठेंगे तभी तो लाएंगे, ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स को, तो हम स्कोर अच्छा करेंगे। तो उस तरह से 5 रहेंगे। अब 5 आ गए तो मेरे से अभी भी 4 बच्चे आगे हैं, तो मेरे को 1 आना है, 2 आना है, और आगे। जब मेरे बैच में रैंक 1 आने लगे, 2 आने लगी, तो फिर हम लोग कंबाइंड होने लगा, 5 बैच 10 बैच मिला के। अब उसमें भी मेरे को अच्छा स्कोर करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे कंपटीशन की भावना अगर आपके अंदर आ गई तो आपका खुद टाइमिंग बढ़ते जाएगा। तो मतलब एक जुनून रखना होगा कि हमको करना है द बेस्ट, किसी तरह अपना बेस्ट देना है। तो ये लास्ट अटेम्प्ट में कैसे किए थे कि जब आ गया था अब ये मार्च, जैसे हम ये बात जिक्र करना चाहेंगे कि जब स्कूल खत्म हो जाती है, कोचिंग खत्म हो जाती है, तो उस समय क्या बच्चा को पटना छोड़ के नहीं जाना चाहिए, या कोटा तैयारी कर रहे हैं तो कोटा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सबको लगता है कि पैसा बचा लेंगे या कुछ बचा लेंगे 2 महीना 3 महीना के लिए। ये बहुत वहाँ पे इंसान से सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट होती है आपकी, 2-3 प्रकार की टेस्ट होती है, आप बोर्ड के चक्कर में इधर उधर भाग जाते हैं, वहीं पे गलती कर जाते हैं। सोचिए, अगर आपका नीट प्रिपरेशन अगर हो जाएगा ना, तो बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगा। बोर्ड में भैया आपको बना के लिखना है, बोर्ड में बना के आप लिख ही लोगे। अगर कुछ जानोगे व्हाट इज टाइट्रेशन, तो अब भैया तुम नीट में क्या पढ़े हो, नीट में यही ना उसको फार्मूला अप्लाई करना भाई। अब यही चीज फार्मूला तुम लिख दोगे, उसी को कंटेंट आपका बना हुआ था, उसको अपने भाषा में लिखना है, तो बोर्ड आपका वैसे भी हो जाएगा। और आप 2 महीना पैसा बचाने के चक्कर में आप पूरा 2 साल का पैसा बर्बाद कर देते, जिंदगी भर जितना पढ़े आप सारा पैसा बर्बाद कर देते। तो प्लीज आप घर नहीं जाइए उस समय, आप कोटा हो, पटना हो, दिल्ली हो, वहीं रह के तैयारी करिए। हाँ, वहां अगर नहीं हो रहा है तो घर जाइए, घर में एक सेपरेट रूम ले लीजिए, आप बोलिए हमको नहीं निकलना है बाहर, हमको कोई घर से कुछ मतलब नहीं, मेरा टाइमली मेज जैसा खाना प्रोवाइड करवा दो और प्रिपरेशन। तो लास्ट टाइम आप कैसे पढ़ रहे थे, कहाँ घर पे रह के पढ़ रहे थे या कोचिंग में डेली चले जाते थे पढ़ने के लिए, या कैसे? लास्ट टाइम जब मेरी सिलेबस कंप्लीट हो गई, आई थिंक अक्टूबर नवंबर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 12th में, तो अब मैं टेस्ट होते थे हर वीकेंड, फिर टेस्ट होने लगी। घर पे ही मैं पढ़ता था, घर पे मेरा सेपरेट रूम था, मैं और मेरा भाई दोनों को ही अपना तैयारी करते थे। तो टाइमिंग आपको कंपटीशन से ही हमको इस बार ज़्यादा स्कोर करना है, तो इस बार पिछली बार से अगर हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो इस वीक हम 9 घंटा बैठेंगे हमको। जैसे और सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, आपका कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहाँ आपका वीक पॉइंट है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप रिवीजन कम कीजिए, मत कीजिए ये नहीं, कम कीजिए, और जहाँ वीक है वहाँ आप ज़्यादा आवर्स दीजिए। जो चैप्टर आप बार बार भूल रहे हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। जो आपका स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरा फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था, मैं उसको
प्रैक्टिस करता था, उसको भी प्रैक्टिस करता था, उतना नहीं करता था। मेरे को 12th वीक थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वीक थी, मैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, ज़्यादा बार नोट्स पलटता था, क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस करता कि कॉन्सेप्ट मैं भूलूँ नहीं। इस तरह से होता है। आपको प्रैक्टिस पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक करनी है। ऐसा नहीं कि पहला एक क्वेश्चन आता तो मैं नहीं, एक क्वेश्चन का भी आपको प्रिपरेशन करना है, और जिस क्वेश्चन से, जिस चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन आता है उसका भी प्रिपरेशन करना, कहीं पर कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं, हम लास्ट में ये बोलेंगे तीनों सब्जेक्ट कवर करना एक साथ सारा उतना चैप्टर कैसे मैनेज करते थे? मैं पहले भी बोला ना, आपको बनना डॉक्टर है। और मैं अब आ गया हूँ बुक पे कि बहुत सारे बच्चे ये बुक प्रीफर करते हैं, या बहुत होते हैं क्या फ्रॉड, जैसे कि मतलब आपको आप टॉप कर गए, मतलब रैंक AIR 1 2 3 ले आए तो आपको आपसे बुक का मतलब नाम रेफर करवाया जाता है। बहुत सारे टॉपर से वो लोग पैसा के चक्कर में बोल देते हैं, तो आपको तो किसी से पैसा नहीं मिला, लेकिन आप सच बताइए क्या कि मतलब बुक किससे तैयारी किए थे, और अभी कौन बेस्ट है ये भी बता दीजिए। सबसे पहले मैं बायो को बताना चाहूँगा जी। कि बायो में आपको सबसे पहले तो NCERT बुक आपको ले लेनी चाहिए। जी। टीचर्स बोलते हैं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बायो की NCERT बुक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। आपको बायो के लिए NCERT बुक बेस्ट है, अगर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए MTG का फिंगर टिप्स आता है, जी जी। और वो आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे उसमें भी क्वेश्चंस NCERT से रिलेटेड रहते हैं, उससे रहते हैं, तो आप बेस्ट है उसके लिए। फिजिक्स के लिए आप कोई भी दिनेश का बुक या कोई भी क्वेश्चन बैंक टाइप का या कुछ में जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, हर चैप्टर से आपको 200-300 क्वेश्चंस दिए हो, कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर पा सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में भी यही है, क्वेश्चन बैंक, MTG का क्वेश्चन बैंक आता है, अरिहंत का क्वेश्चन, किसी भी ब्रांड का क्वेश्चन बैंक आप लीजिए पब्लिकेशन का। और साथ में अगर आप CBSE बोर्ड से 12th दे रहे हैं तो आप एग्जाम्पलर ले सकते हैं। एग्जाम्पलर में काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप तीनों का एग्जाम्पलर ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। और आप क्वेश्चन बैंक आपको रखना ही रखना मस्ट है। अच्छा, बहुत बच्चे फिजिक्स का SC वर्मा लेके दौड़ते रहते हैं। SC वर्मा कितना अच्छा है? बेस्ट है SC वर्मा। ये नहीं लगता कि थोड़ा नीट का लेवल नहीं ज्यादा? नहीं, एकदम बेस्ट है। अगर आपसे बन पा रहा है, आपसे 10 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन हम 10 में नहीं है। अगर आपसे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है कि आपको 10 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट है। आप कोशिश कीजिए पूरा बनाने की, जहां तक बनता है वहां तक बनाइए। जब बनना बंद हो गया तो आप टीचर से हेल्प लीजिए। आपको टीचर बोल देंगे कि बाबू अब तुमसे आगे मत बना, यहीं तक तुम्हारे लेवल का यहीं तक है, लेकिन आपको बनाना मस्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। मतलब पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो टीचर से पूछ लीजिए कि IIT का भी दिया हुआ रहता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग की जो बुक्स रहती है, तो उसको ज्यादा कोशिश करें कि ना छूने की। और मैं अब थैंक यू सर्वोत्तम जी, और प्लीज़ चैनल को मेरा लाइक सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग फिर मैं नीट पे ही बनाऊंगा। किसी पे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जीत ब्लॉग। सी यू इन